रविंद्र जी, शहरी अब में नापाक इनसे पूछा वो जाए ये नहीं, नापाक इरादों, वही नापाक इरादों की बात कर रहे हैं, और किसके नापाक कटघरे में इरादे, किसके खुद ही नापाक कटघरे, इरादे? कटघरे में खुद ही खड़े हुए हैं वो। रवि जी, क्या ये कैसे इसको आप करिएगा? हम लोग ऐसे सुबह जब बात करें तब हमने कहा था कि जो हमें सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि नहीं, महाराष्ट्र अभी आज घोषित होगा, अभी फिलहाल में दो ही, एक तो जम्मू कश्मीर जाएगा और दूसरा हरियाणा की घोषणा करेंगे, और इसके अलावा नहीं जाएंगे। और हम ये भी बात कर रहे थे, आपका भी एक निकल कर आया था कि शायद जो मोदी का जो चेहरा धूमिल पड़ा, और साथ साथ नहीं इस बार कोई बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं अभी तक, सब पर आपकी जी, प्रतिक्रिया सर। जी, जी, नमस्कार। सबको नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात है संजीव सर, हम लोगों ने दिन में भी आज बात की थी और देखिए 2 बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन डिक्लेयर किया, एक बात तो ये है कि क्या चुनाव आयोग वापस अपनी जो बैकबोन कहीं रख के आ गया था, कि वापस ग्रो कर लिया है क्या उसने? क्या उसने हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा की लीडरशिप से डिस्कस किए बिना, कांग्रेस बीजेपी की लीडरशिप से, उसके बिना चुनाव की घोषणा कर दी? या फिर ये बीजेपी की ऐसी स्ट्रेटेजी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा से दूर रखें और उससे कुछ शायद वोटों में बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर जब लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, तो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में क्या हुई थी हम लोगों ने देखा। चाहे सीटें 5-5 मिली थी बीजेपी और कांग्रेस को, लेकिन जो बड़ा एक सेंटिमेंट था, वो बीजेपी के खिलाफ था। जो सीटें बीजेपी जीती, उनका भी वोट परसेंट इतना ज्यादा नहीं था कि उनको कोई कंफर्टेबल विक्ट्री के तौर पर हम लोग देख पाए। बहुत कीनली क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन था, और जिसमें से वो जो सीटें 1 लाख का मतांतर भी ऐसा नहीं था जहां पर वो बीजेपी जीत हासिल कर पाई हो। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता थे राव इंद्रजीत 70,000 वोट से जीत पाने में कामयाब हुए, जबकि कांग्रेस के 2 बड़े नेता 3-3 लाख वोट से चुनाव जीते, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। तो एक सेंटिमेंट, जो जनरल सेंटिमेंट है, वो बीजेपी के खिलाफ है। और हरियाणा इलेक्शन, देखिए हरियाणा केवल सरकार बनाने भर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट दिल्ली की पॉलिटिक्स के लिए है, और वो आज से नहीं बहुत पहले से है, कि अगर यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रैली भी करनी है, अगर आपको जंतर मंतर से लेके रामलीला मैदान में कोई बड़ी रैली आयोजित करनी है, तो वो हरियाणा की मदद के बिना ना कांग्रेस रैली कर सकती ना बीजेपी। यहां तक कि अगर बीजू जनता दल को भी रैली करनी पड़ेगी, तो उसमें हरियाणा की मदद के बिना नहीं हो पाएगी वहां पर कोई बड़ी पॉलिटिकल रैली। हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, एक बात। दूसरा, बीजेपी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है सर कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, जो देश के सबसे बड़े शहर हैं, वो सारे शहर भी हार चुकी है। बीजेपी किसी शहर में नहीं है। एक बंबई में जिस तरीके से सरकार बना रखी है, वो हम लोगों को पता है। केवल गुड़गांव एक ऐसा जगह बची है जो मिलेनियम सिटी है, जहां पर बीजेपी किसी तरीके से अपना कंट्रोल रखना चाहती है। और स्थितियां बीजेपी के अनुकूल बिल्कुल हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में जो माहौल बना है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के बाद का हो, या फिर जो सोशल कंडीशंस यहाँ पर हैं, जो इलेक्शंस के अलावा जो सामाजिक परिस्थितियां बनी हैं, वो किसान आंदोलन को लेकर बनी हो, वो पहलवानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, और बिल्कुल जो ये विनेश फोगाट वाला प्रकरण हो गया, इसमें एक सेंटिमेंट जो आमतौर पर आम आदमी का बन के उभरा है, वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी का उसमें कितना रोल है, नहीं है, कोई साजिश हुई है नहीं हुई, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय अलग हो सकता है। लेकिन एक जनरल सेंटिमेंट का तो कोई कुछ कर नहीं सकता। वो सेंटिमेंट बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है विनेश फोगाट के साथ, इसमें बीजेपी का या प्रधानमंत्री का इसमें रोल है। अब रोल है कि नहीं, वो हमको नहीं पता है, लेकिन बिल्कुल, लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई। और ये सवाल है। उनका एक हेरोइक वेलकम कल होने वाला है, जब विनेश फोगाट यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से एक बढ़कर जो है वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी को मिलते चले जा रहे हैं। जहां तक चेहरे की बात की, देखिए दो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र का उन्होंने ये तो जिक्र कर दिया कि पिछली बार उन्होंने इलेक्शन साथ कराए थे। पिछली बार नहीं सर, 2004 से इलेक्शन साथ हो रहे हैं। 2000 पिछले 4 इलेक्शन हरियाणा के और महाराष्ट्र के साथ हुए हैं। हाँ सर। अगर पिछली बार क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले 2014 में जो 15 में जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ था, वो हुआ था जम्मू कश्मीर और झारखंड का एक साथ चुनाव हुआ था। वो तो और इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं बताया, अपनी बात को डक कर दिया उन्होंने। एक इलेक्शन का जिक्र करके दूसरे इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो इसी से तो छवि खराब होती है ना सर। जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं,
चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई, आईबी, सारे जो इदारे हैं उनकी छवि धीरे धीरे इस तरह से खत्म हो गई। महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, देखिए महाराष्ट्र की बात मेरे से पहले मलिक साहब और अरुण जी ने भी की। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहला चुनाव 2014 में लड़ा। उसके पहले बीजेपी ने कभी वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ा। बीजेपी का तो हर इलाके में वोटर एजेंट्स तक नहीं थे, 288 जो विधानसभाएं हैं, क्योंकि वो हमेशा वहां पर शिवसेना के साथ इलेक्शन लड़ती रही थी और शिवसेना एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहां चुनाव लड़ती थी। पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा जब 2014 में मोदी की सरकार दिल्ली में बनी। उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद अलग अलग इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो साथ आ गए। 2014 में चुनाव अलग अलग लड़के वो साथ आ गए थे। इलेक्शन के बाद उन्होंने सरकार वहां पर बनाई। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है सर, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है। वहां पर कोई पैन महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, जिनका विदर्भ में अच्छा खासा बेस है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से लेकर खानदेश तक वो पूरे इलाके में कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता पुराने नए लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी बहुत सीमित पार्टी है। जैसे विदर्भ के इलाके में पहले बीजेपी जीतती रही, लेकिन इस बार बीजेपी 10 में से 9 सीटें वहां पर हार गई। कुल मिला के जो हालत खस्ता है वो उसी के चलते ये किया गया है कि उनको भरपूर बिल्कुल समय मिले। मैं रविंद्र जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज आप पार्टी की ओर से निकल कर आएगी वो अपनी दम पर हरियाणा लड़ने वाली है, उसे कैसे देखा जाए? वैसे हालांकि पहले भी हुआ, पंजाब उसने अपनी दम पर लड़ा था, अलग अलग लड़े थे, भले इंडिया ब्लॉक में है। ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कश्मीर से निकला कि मैं सिर्फ हरियाणा पर यदि मैं आपसे चाहूं, क्या आप इसको कैसे देखिएगा कि आप अपने दम पर लड़ने वाली है और कांग्रेस, तो इसमें क्या बीजेपी को कुछ फायदा होगा? ऐसा अभी निकला है, अभी आरंभ है, ये शुरुआती जो प्रतिक्रिया आई है वो है जी। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स हरियाणा में रही है, अभी तक तो एक तो बहुत सीमित राजनीति है। अभी तक वो कोई वोट बैंक कैटर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके का वोट बैंक है उसको कांग्रेस बहुत आसानी से साधने में कामयाब हुई, क्योंकि जेजेपी और आईएनएलडी एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गई हैं। उनका जो वोट बैंक था वो बहुत कमजोर पड़ गया है, और जो वोट बैंक उनका शिफ्ट हुआ है उसमें अधिकांश वोट गया है कांग्रेस पार्टी के पास। बीजेपी के पास जो शहरी वोट है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, उन्होंने जिन लोगों को अपना चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया, जिसमें सुशील गुप्ता सबसे मुख्य चेहरे हैं, वो गैर जाट की पॉलिटिक्स करते हैं या गैर ग्रामीण की पॉलिटिक्स करते हैं, शहरी राजनीति है। तो एक तो उनका अपना कोई वोट बैंक बहुत बड़ा यहां पर है नहीं। जो कुछ उनका वोट बैंक है वो शहर तक सीमित है, और शहर में जो वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक है। तो अगर शायद आपका वॉल्यूम चली गई, मुझे लगता है आवाज शायद चली गई, आवाज गई है मुझे लगता है, कुछ टेक्निकली कुछ तकनीकी खराबी है। अब आई जी। तो अगर वो किसी तरीके से वोट हासिल कर पाने में कामयाब रहे संजीव जी, तो वो शहरी इलाकों में थोड़ा बहुत असर डाल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, और शहरों में भी वो बहुत कमजोर पार्टी के तौर पर उभरेगी। कहीं अगर किसी इलाके में अपनी जमानत बचा पाने में कामयाब हो तो वो उनके लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी। उनके मुकाबले में आज भी जेजेपी और आईएनएलडी ने क्योंकि बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, आम आदमी पार्टी के मुकाबले ये दोनों पार्टियां आज भी ज्यादा मजबूत हैं। इनके पास छिटका हुआ सही थोड़ा बहुत वोट बैंक तो पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, तो उनसे किसी को खतरा नहीं है। थोड़ा बहुत खतरा अगर किसी को है तो वो बीजेपी को ही है। इसलिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास बैठे बिठाए आईएनएलडी और जेजेपी का वोट बैंक आ गया। 10 बरस की एंटी इनकम्बेंसी आ गई, और किसान आंदोलन से लेकर खिलाड़ियों का जिस तरह का आंदोलन हुआ, वो मुद्दे बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी को मिल गए। बेरोजगारी में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, अग्निवीर स्कीम में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, और 5 सीटें जो कांग्रेस ने जीती वो सोने पे सुहागा। कांग्रेस का देखिए पिछले 12 साल से कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है, बावजूद उसके 90 विधानसभा सीटों के लिए 3000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। जी। लोग इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस को लेके हैं कि कई इलाके ऐसे हैं कि जहां से अगर कांग्रेस की टिकट मिल गई तो वहां से जीत निश्चित है। और टिकट जो मांगने वाले लोग हैं, अगर 3000 की हम बात करें तो कम से कम 1000 लोग उनमें से वो होंगे जो पिछले 5 साल पहले जेजेपी या आईएनएलडी के लीडर्स थे। मतलब है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को लेकर हुआ है, और ये कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा हैरान करता है
कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगते रहे कि कांग्रेस धड़ेबंदी वाली पार्टी है। कांग्रेस जहां हुड्डा एक नेता है तो शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी दो अलग अलग नेता हैं, लेकिन इस धड़ेबंदी के बावजूद लोगों में एक सैंग्विनिटी है कांग्रेस पार्टी को लेकर, एक कॉन्फिडेंस दिखा है, और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस को कमजोर करने की तरफ है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में इतना लंबा अरसा हुआ एक बार भी हरियाणा का दौरा नहीं किया। नहीं ये तो किया। अप्रत्याशित है, हरियाणा का दौरा नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री कश्मीर चले गए 5 साल के बाद। जी, प्रधानमंत्री कश्मीर चले जाते हैं लेकिन हरियाणा नहीं आते हैं। बिल्कुल, हरियाणा बिल्कुल, का बिल्कुल। इलेक्शन वो अपने चेहरे पर लड़ना नहीं चाहते। पिछले 10 बरस में ऐसा आप एक मुझे राज्य बता दीजिए जहां पर पीएम का चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव ना लड़ा हो। मुझे याद आता है किरण बेदी का वो इलेक्शन जिसमें उनको लीडर बना के दिल्ली में चुनाव लड़ाया गया था और 3 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। 70 में से 67 सीटें वो हार गई थी, तो बलि का बकरे के तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया था। मुझे लगता है यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के चेहरा अब लाइबिलिटी बन गया है बीजेपी के लिए, और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए नायब सिंह सैनी को आगे किया है, और प्रधानमंत्री को कहीं हरियाणा में कोई रैली, कोई परियोजना का उद्घाटन ना करना पड़ जाए, इसीलिए इस इलेक्शन को प्रीपोन किया गया है, क्योंकि एसेट जो थे वो बन गए लायबिलिटी। जो क्राउड पुलर थे वो अब उनको क्राउड देखकर वहां से भाग रही है। अब उनके चेहरे पर बीजेपी इलेक्शन हरियाणा में तो कम से कम नहीं लड़ सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया, महाराष्ट्र में सिर्फ फुटबॉल जारी है। लोकसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ, कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ पाई, उनके पास उम्मीदवार नहीं थे। एक सीट लद्दाख की, वहां पर बीजेपी को 20% वोट भी नहीं प्राप्त हुआ, 80% लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला। बीजेपी की स्थिति इन तमाम चारों जो विधानसभाएं हैं जहां पर चुनाव होने हैं उनमें कमजोर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सूचना आ गई है, डिक्लेयर हो गया है, लेकिन 26 अब देखिए, और एक और मजेदार बात उन्होंने की सीईसी साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 महीने का वक्त होता है। अब 6 महीने का वक्त तो होता है, लेकिन उसमें राइडर है जब कोई इस तरह की परिस्थितियां पैदा हों। यहाँ पर तो केवल एक परिस्थिति पैदा हुई है बीजेपी की हार की, ना तो यहाँ कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, ना कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड देखने को मिल रहा है। 26 नवंबर को अगर आज से लगातार पिछले 4 चुनाव अगर नियत समय पर हुए हैं, तो इस बार चुनाव को वहां पर करने में बीजेपी इलेक्शन कमीशन को भला क्या दिक्कत आ रही है? क्या इलेक्शन कमीशन अब इतना नीचे लेवल तक चला गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए वो 6 महीने का उस ग्रेस पीरियड की भी बात कर रहे हैं, जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लेने की जरूरत होती है। संविधान में वो लिखा है तो उसके साथ राइडर भी लिखे हैं, लेकिन राइडर पढ़ पाने में क्या इलेक्शन कमिश्नर कामयाब? उनको राइडर समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझ आ रही है कि 6 महीने में कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो लगातार रसातल में चली जा रही है। ना वो जब वहां पर पत्रकार सवाल जवाब करते हैं उनके जवाब देते हैं। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देता है कि उन्होंने इतने 100 करोड़ रुपए कैश पकड़ा,